अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राना सरफराज हिज़्ब मामूल कहते हैं ना लीगल टॉक शो। और इसमें हम आज वही हिज़्ब मामूल कल शो करना था, अ, शो नहीं कर पाए। मियाँ सोहेल शोएब बिजी रहे। पता चला बाहर के इलेक्शन हो रहे हैं। जहन ने सवाल उठाया कि ये क्या मामला है, इस पे डिस्कस करते हैं इस वक्फे के बाद। सुहेल अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको सबसे पहले। और जिस वालेकुम तरह सलाम। आपको ढूंढना और दूसरा बुकला हजरात को ढूंढना इस वक्त इन दिनों में मुश्किल हो जाता है कि आप लोग बिजी हैं बाहर के इलेक्शन में। सर, ये बाहर के इलेक्शन इंजीनियर भी तो हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके मामला देखिए। वकला के इलेक्शन, बाहर के इलेक्शन, जरा इसके ऊपर रोशनी डालिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आईन पाकिस्तान जो है ना, आर्टिकल 17 के अंदर ये आज़ादी देता है तमाम सिटीजन्स को कि वो कोई भी एसोसिएशंस को फॉर्म कर सकते हैं। बट ज़ाहिर सी बात है, उसमें कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी और जो कि लॉ इम्पोज करेगा। सही। और उसके अंदर कोई ऐसी इल्लीगल जो है ना वो एसोसिएशन फॉर्म नहीं की जाएगी जिसका मकसद हमारी सोसाइटी के अंदर एनार्की फैलाना है। जहाँ तक सही। बात है हमारा जो स्टेट्स हैं, उनकी जो 3 मेन पिलर्स हैं, एक तो है पार्लियामेंट, दूसरी है एग्ज़ीक्यूटिव और तीसरी है जुडिशरी। अब सही। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और हमारे ज़ाहिर-सी बात है वकील साहिबान से ही जो है वो एलिवेट होते हैं हाई कोर्ट में, या हम्म। इवन जो नीचे इम्तिहान होते हैं, वो लॉयर्स एलएलबी ही रिक्वायर्ड होती है, प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए। अब सही। एक तो वकला का एस्पेक्ट है जो सरकारी वकील हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स। हम जैसे जो लॉयर्स हैं जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको क्या ग्रीवियंसेस हैं, उनके क्या मामलात हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है वो अंडर स्टेट नहीं है, वो पंजाब बार काउंसिल है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको, क्योंकि अब हाई कोर्ट का हम इलेक्शन लड़ रहे हैं एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन माय ऑलमोस्ट 7 एंड अ हाफ करियर कि मैं किसी का प्रॉपर इलेक्शन जो है ना वो लड़ रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह अच्छा। इसकी अहमियत पे भी बात करूँगा कि मैं क्यों इसके अंदर आया और फिर मैंने किन चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी स्पेशली टू माय लॉयर फ्रेटर्निटी, जो कि इस चीज़ को देखें और समझें। ख़ैर इसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि बार एसोसिएशंस सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम मुल्तान और उसको निकाल दें, रावलपिंडी, बहावलपुर, ये 3 बेंचेस हैं। इसको निकाल दें, तो हमारे पास जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट के अंदर जो डिवीज़न्स आती हैं ना, वो 5 हैं। फैसलाबाद सही। डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, गुजरावाला, शेखुपुरा, लाहौर, ये 5 डिवीज़न्स हैं। 72 स्टेशंस हैं जहाँ पर बार काउंसिल्स एग्ज़िस्ट करती हैं। ओह! और सिर्फ़ अकेली पा ये सिर्फ़ मैं अभी इसका बता रहा हूँ, रावलपिंडी, मुल्तान अच्छा। और भावलपुर का नहीं मैं बता रहा आपको। ओह! तो अच्छा। ये प्रिंसिपल सीट की जो बार्स हैं ना, मैं सिर्फ़ इनकी बात कर रहा हूँ जो लाहौर हाई हम कोर्ट के मैं प्रिंसिपल सीट के अंडर आती हैं। जी, मैं समझ अब गया। हर जगह पे लॉयर्स की अपने-अपने मामलात हैं और अपनी-अपनी ग्रीवियंसेस हैं। उसको देखने के लिए जो है वो ये डिफरेंट बार एसोसिएशंस बनाई गई। एक वो जो उनकी अपनी लोकल बार्स एसोसिएशन है, फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो हाई कोर्ट से पर्टेनिंग जितने भी मामलात हैं, उनको देखती है। और ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल भी इनको डील करती हैं। तो बेसिकली एक पर्सन, अब लेट्स सपोज़ प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही जो वजह। है ना वो पुलिस वाला काम भी कर रहा है, वो डिप्टी कमिश्नर वाला भी काम कर रहा है। तो आगे पावर्स को डिवीज़न ऑफ पावर्स होती है ताकि जो जितने भी मामलात हैं उनको ईज़िली और जो है ना वो बआसानी
जो है ना वो सुना जा सके। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी का 1% तो इम्पॉसिबल है कि वो कोई किसी के भी ग्रीवियंसेस को सुन सके। अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, और इसी तरह लाहौर बार के आपने सुना होगा पिछली दफ़ा जो इलेक्शंस हुए, ग़ालिबन मैंने आपसे माज़रत जी भी हाँ, की थी कि मैं इलेक्शंस में बिज़ी हूँ बिल्कुल। और जनवरी में, तो हमारा उस दिन शो नहीं हो सका था। इनका बिल्कुल। मकसद ये होता है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, लेट्स सपोज़ जब मैं लॉ की फ़ील्ड के अंदर एंटर हुआ हूँ। अब मुझे नहीं हुँ, पता, ठीक है, बुक्स मैंने पढ़ ली है, लेकिन अदालत कहाँ पे है, क्या मामलात हैं अदालत के अंदर, रीडर्स वहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं, अहलमंद एग्ज़िस्ट करते हैं, रिकॉर्ड रूम एग्ज़िस्ट करता है। अब लॉयर जो है वो लेट्स सपोज़ अदालत में पेश होता है, जज जो है वो उसकी सुनवाई नहीं करता। अगर मैं बार काउंसिल से जाके दरख्वास्त दायर करता हूँ, बार काउंसिल उसके ऊपर एक्शन लेती है और वो जाके जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर मेरी हुँ, वॉइस को इको करती हैं। यानी सही। उसके ऊपर जो है वो मज़ीद उसको बताती हैं कि जी ये लॉयर्स के हमारे भी राइट्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ हुँ, द कोर्ट हैं। तो बेसिकली तो ये मकसद है। फिर दूसरी चीज़ है, लेट्स सपोज़ हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का फ़ासला है, हमारे बहुत से बुज़ुर्ग लॉयर हैं जो पैदल नहीं चल सकते। चलें यंग लॉयर्स की बात है, वो तो फिर पैदल भी चल लेंगे। अब उनको वो सहूलियात फ़राहम की गई हुई हैं कि एक शटल जो है वो चलती है, जो कि हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट और सेशंस कोर्ट जो है ना वो चक्कर लगाती है, ताकि जो हमारे वुकला हज़रात हैं उनको आसानी फ़राहम की जाए। इसी तरीके से बहुत से ऐसे तरक्कियाती काम हैं, आपको पता है लॉयर्स का हॉस्पिटल भी है जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरह से नहीं चल रहा। हाई कोर्ट के अंदर नादरा का दफ्तर एग्ज़िस्ट कर रहा है। ये तमाम का तमाम जो अच्छा, है ना वो हमारे, हाँ जी, नादरा का है, पासपोर्ट का है, मैं वहाँ पे डॉक्टर बैठता है जो ज़बरदस्त। कि डेंटिस्ट है, और रिपोर्टिंग, अब ये सारी की सारी वो फलाह व बहबूद के काम हैं, जो कि बार एसोसिएशंस देखती हैं। और भी सही। इसके अंदर बहुत से मामलात हैं जिसको बार एसोसिएशंस को देखना चाहिए। अब लॉयर्स की वॉइस को इको करना है, या लॉयर्स को अगर अच्छे तरीके से अपनी बात पहुँचानी है टू द स्टेक हुँ, होल्डर्स, के लिए ये बहुत अहम और ज़रूरी बात है कि जो कैंडिडेट या जो पर्सन बार के सदारत, नायब सदारत, सेक्रेटरी या जो भी ओहदेदार बनता है, उसके लिए वो उस बंदे का ईमानदार होना और प्रोफ़ेशनल होना, और क्योंकि वकील वकालत की फ़ील्ड से ही होना चाहिए, तो उससे रेलेवेंट फ़ील्ड के अंदर नॉलेज और आइडिया होना बहुत लाज़मी है। अगर एक ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल शख्स आपने जो टाउट हो, या जो बिकने वाला हो, या फिर जो करप्ट हो, अगर वो आके हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा या वहाँ पे बैठेगा, तो पहली बात तो ये है कि लॉयर्स जो हमारे आम वकला की आवाज़ है, वो उसकी सुनवाई स्टेक होल्डर्स तक, गवर्नमेंट तक या दूसरे रेलेवेंट ऑफिशियल्स हैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकेगा। और सही। दूसरी दूसरी बात ये है कि ये इट्स अ मैटर ऑफ रेपुटेशन फॉर द होल कम्युनिटी, और हमारी होल कम्युनिटी की एक रेपुटेशन एट स्टेक है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और ये हमारे लिए जो है वो बदनामी का भी बायस बन सकता है। हुँ, और इसीलिए ये एक बहुत अहम बात है कि हमारी बार की रिप्रेजेंटेशन उन लोगों के हाथ में हो, जो ईमानदारी से और दिल-जमी से काम करके हमारी फलाह-व-बहबूद का काम करें। सही। तो इसलिए अब, और यही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए जो है ना हमें चाहिए, हमारे लिए जो है ना ख़ास तौर पे यंग लॉयर्स हैं, इनको चाहिए हुँ, कि किसी भी की धड़ेबाज़ी और ये जो तमाम मामलात हैं ना, इनको तोड़ के जी, एक प्रोफ़ेशनल पर्सन को जो वाक़ई में हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, उसको चूज़ करें। ताकि सही। हमारी आवाज़ या हमारे मामला, अब जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास इंजीनियर्स की हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, डॉक्टर्स के लिए हाउसिंग सोसाइटी भी है, इवन जुडिशरी की कॉलोनीज़ भी हैं, ठीक है? बिल्कुल है। मुझे सिर्फ़ याद पड़ता है हमारे सब्ज़ाज़ार में सिर्फ़ एक एन ब्लॉक के अंदर एक सोसाइटी लॉयर्स को प्लॉट्स अलॉट किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में शायद है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन सुनने में आया वहाँ पे है। लॉयर्स की कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। ये एक बहुत अहम मसला है कि हमारे लॉयर्स जो इतनी मेहनत करते हैं और कमाते हैं, वो
जाहिर सी बात है आजकल आपको पता है प्लॉट्स के रेट कितने हैं, मामलात कितने जो है ना वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं। तो कोई शक नहीं। एंड अगर उसे पेंशन नहीं मिल सकती, एक बेनोवलेंट फंड है, वो भी बेनोवलेंट फंड जो है वो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स जो है ना वो लेते ही नहीं है। लेकिन लॉयर्स के लिए बिलखसूस जो हमारे बाहर से शहरों से आते हैं, यहाँ पर बसते हैं, उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि लॉयर्स की एक प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है और गवर्नमेंट तक ये हमारी वॉइस को पहुँचाना चाहिए कि हम लॉयर्स की कोई हाउसिंग सोसाइटी हो। हुँ। ये एक आपको जस्ट जस्ट टू गिव एन एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि लॉयर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम है। तो अच्छा। इसलिए ये ज़रूरी है कि लॉयर्स की वॉइस बनने के लिए बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट बार, लाहौर बार या दूसरी लोकल बार्स जो हैं उनको इन एक्जिस्टेंस आना। तो ये है आपके सवाल का जवाब कि ये क्यों लॉयर्स के लिए जो बार एसोसिएशंस हैं, वो क्यों मकसद इतनी मकसद ज़रूरी हैं? जी। बात ये तय हो गई कि इसमें बार का जो रोल है वो आप जैसे प्रोफेशनल्स की आवाज़ को आगे लेके आना और उनके मसाइल को उजागर करना। अब बार के पास बहुत सारे दीगर इश्यूज भी आते हैं जिनको बार समझती है कि कानून के लिहाज से ये आम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, मगर चंद बॉडीज उसको चाहती हैं इन्फोर्समेंट करना। इस मामले में बार का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या बार उस राइट्स के लिए कोर्ट्स को रुजू कर सकती है? बिल्कुल, बार्स करती भी हैं और इवन लॉयर्स भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास है, अगर उसके लिए कोई मामला बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक मिसाल दूँगा, हमने एक रिट फाइल की हुई है अभी तक हम्म। इनिशियल स्टेज के ऊपर है। हम्म। नेक्रोफिलिया, हमारे यहाँ पे डेड बॉडीज़ के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसके लिए कोई कानून ही नहीं एक्ज़िस्ट कर रहा। वाह। ठीक है, हालाँकि आपके यूके के अंदर सेक्शन 70 ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2003 उसके तहत ये प्रॉपर एक रेप की इसकी पनिशमेंट है फॉर द रेप। बिल्कुल। लेकिन हमारे हम्म। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न ऑफ लॉ एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। और ओकाड़ा के अंदर हुआ एक मामला इसी तरीके से 2011 में एक हुआ जिसने क्लेम किया कि मैंने 46 कॉर्प्स ऑफ वुमेन बॉडीज़ के साथ जो है ना वो ये घिनौना काम किया है। अब इसको वॉइस बनाना या इसको इको करना, इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ना वो एक बेहतरीन टूल है। तो हमने वो फाइल किया हुआ है। इसी तरीके से बार काउंसिल्स हैं, लेट्स सपोज़ कहीं पर जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो आउट ऑफ द वे या हमारी हुकूमत आउट ऑफ द वे जाके कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, तो उसको किस तरीके से जो है ना वो मैनेज किया जाएगा। तो इसमें बार काउंसिल्स हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी जाती हैं। अच्छा, जी। मैंने अभी पिछले दिनों देखा कि एक आपके बार की तरफ से एक इंडेफिनिट वो जो पाबंदी लगाई गई है शौकत तरीन साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे या दीगर पे, उसके खिलाफ गई हैं। तो इसमें वकला डिवाइड हो गए हैं। तो इसकी वजह से बार की जो अपनी एक साख है उसके ऊपर असर तो नहीं पड़ता? देखिए, इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, हर हर इंस्टीट्यूशन में ना किसी भी मामले को लेके हमेशा से 2 आरा एग्ज़िस्ट कर रही हैं। पसंद हो और सकता है नापसंद क्योंकि बिल्कुल है, देखिए जब बिल्कुल। क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है और मैं समझता हूँ कि हमारे हमारे लॉयर्स की खूबसूरती ही ये है कि हम इंटरप्रिटेशन के अंदर अगर इवन एक-दूसरे से इख्तिलाफ भी करते हैं, देखें इख्तिलाफ और मुखालफत ये 2 अलहदा चीज़ें हैं। हो सकता है कि बिल्कुल। मैं एक आपकी ओपिनियन से इख्तिलाफ करूँ, लेकिन अगर मैं आपकी हुँ। मुखालफत करता हूँ और वो बेजा करता हूँ, तो फिर साख्त का प्रॉब्लम आ सकता है, फिर रेपुटेशन का एक प्रॉब्लम आ सकता है। मैनी मैनी अ टाइम्स बाज़ लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस या स्टेट के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, बाज़ लोग बोलते हैं जी कम्युनिज़्म होना चाहिए। तो हर पर्सन के पास अपना एक राइट है कि वो किसी जिस भी पॉलिटिकल सेटअप को या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को चाहता है, वो उसकी बात कर सकता है। हमारे पूरे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप एग्ज़िस्ट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई वो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन में अगर हो सकता है आप कोई इख्तिलाफ करे और हो सकता है कोई उसकी तायीद करे। तो ये एज़ सच इसमें कोई मामला नहीं है।
इसके अलावा आप थोड़ा-सा मेरे जैसे जो इस मामले में कोरा हो समझने के लिए बताइए कि अगर लॉयर को अपने मसाइल डिवाइड करते हैं लॉ के, तो वहाँ पे गवर्नर बॉडी क्या रोल अदा करती है? देखिए जो लॉयर्स के मामलात है ना, सबसे पहले तो एक हायरार्की है। सबसे जो बड़ा जो मेन इदारा है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल। सही, उसके बाद उसने डेलीगेट कर दिया आगे पावर टू पंजाब बार, डिफरेंट पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, केपीके बार काउंसिल्स, यानी कि मुख्तलिफ बार का। फिर उन्होंने आगे जो रेलेवेंट हाई हाई कोर्ट्स की बार काउंसिल या एसोसिएशन हैं उनको कर दी, फिर लोकल बार को कर दी। तो आप समझ रहे, लोकल, हाई कोर्ट और प्रोविंशियल और फिर पूरे पाकिस्तान की, जिसे पाकिस्तान बार काउंसिल कहा जाता है। सही। तो इसके मैं अंदर जब आप मैं थोड़ा-सा यहाँ रोक के दूसरी तरफ जाता हूँ। असल जी, इश्यू ये है कि जब हम इलेक्शन के लिए जैसे ये इस वक़्त टाइम चल रहा है, तो अपने जो नुमाइंदे हैं, जैसे सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है, या बाकी जो नुमाइंदे हैं, उसको जब मुंतखब करने के लिए अपने ज़हन में क्राइटेरिया समझते हैं, वो क्या होता है कि ये शख्स ये आवाज़ हमारी मौसर अंदाज में लेके जा सकेगा? क्या उसकी पॉपुलैरिटी है? उसके केसेस का ज़्यादा कामयाबी है? किस तरह इसको पैमाने को जज करते हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहला पैमाना जो है ना, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं बज़ाते खुद बता भी दूँ आपको कि मैं अब्दुल करीम खान साहब का इलेक्शन जो है ना, वो खुद भी लड़ रहा हूँ और उनके लिए जी, जो है ना मेहनत भी कर रहा हूँ। और क्यों? मैं सबसे पहले तो उनकी उनकी मिसाल दूँगा और उनके मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला स्टे लिया था ना, जिस वक़्त मैं कोर्ट्स के अंदर आया था, मैंने किया था चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली साहब को जॉइन किया था मैंने। उनके एक बहुत सही, सीनियर मोस्ट जो शागिर्द थे, उनका नाम है अब्दुल करीम खान साहब। पहली दिन तो ओके, हमें जाके ठीक, बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक परेशानी हुई, जिस तरह एक जमे गफ़ीर है, हर किस्म के लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। हुँ, तो इस चीज़ में कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्योंकि हाँ, किताबों की तालीम और प्रैक्टिकली चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट एग्ज़िस्ट करती हैं। तो उसके अंदर अब्दुल करीम खान साहब जो है ना वो पहले शख्सियत थे जिन्होंने हमें फ़ाइल दी और कहा कि इसमें स्टे लेना है, ये मामलात हैं, ये इसके अंदर फैक्ट्स हैं, ये लॉ है, तो अब आप जाएँ कोर्ट के अंदर पेश हों और स्टे लें इस पे। ऑल्दो पहली दफ़ा सही, आप किसी भी अथॉरिटी के सामने अपीयर हो रहे हैं तो एक कन्फ्यूज़न भी होती है और एक जो है ना अंदर डर भी होता है। तो ये चीज़ के लिए अब्दुल करीम खान साहब ने जो है ना वो हमें जो है ना वो बूस्ट अप किया। तो इससे सही, पता लगता है कि अब्दुल करीम खान साहब के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है और वो है एहसास कि मेरे से जूनियर है, ठीक है? एक एक एहसास ये होता है ना कि मैं इसको काम ना सिखाऊँ कि कहीं ये सीख के मेरे से आगे ना निकल जाए। एक ये एहसास होता है कि ये पर्सन नया आया है, उसको ये एहसास है कि मैंने इसको भी काम सिखाना है ताकि ये भी अपना लिवलीहुड अर्न करे। तो वाह! खान माशाल्लाह, साहब का ये जो नज़रिया है खान साहब का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेसिक, जब भी कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, तो हमने देखना है पॉज़िटिविटी ऑफ माइंड। ये सही, उसका माइंड कितना पॉजिटिव है, वो सोच किस तरह रहा है, वो चाहता क्या है अपनी कम्युनिटी के हवाले से एट लार्ज। तो अब्दुल करीम खान साहब के अंदर ये सोच है कि मैं अपने जितने भी शागिर्द हैं या जितने भी मेरे से जूनियर हैं या जो भी मेरे बार के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, मैं उनको हुँ, ये चीज़ सिखाऊँ कि वो भी अपना लिवलीहुड जो है ना वो अच्छे तरीके से अर्न कर सकें, क्योंकि वो घर से बाहर निकले हैं टू अर्न द लिवलीहुड। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस और उस चीज़ को समझना कि प्रैक्टिकली चीज़ें कोर्ट के अंदर किस तरह वर्क करती हैं। तो पहली तो सही, चीज़ आ गई ये। दूसरी चीज़, मैंने अब्दुल करीम खान साहब को अपनी 7-8 साला करियर के अंदर कभी जज के साथ उलझते हुए, कभी जज के साथ बदतमीज़ी करते हुए, कभी क्लाइंट के साथ बुरा-भला कहते हुए, इवन क्लाइंट अगर कभी थोड़ा-सा तहज़ीब से हट के बात भी कर लें, तो वो इतने माशाल्लाह कूल माइंड पर्सन हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में
और बहुत सोबर अंदाज में जो है ना उस चीज को कवर किया कि क्लाइंट को खुद शर्मिंदगी हो कि मैंने ये रवैया ऐसे पर्सन के साथ अपनाया क्यों। वाह। तो दूसरी चीज आ जाती है एक मुदब्बिर पर्सनैलिटी। सही। मुदब्बिर पर्सनैलिटी का मुदब्बिर होना, काम होना, चीजों को जज्बात से हट के कूल माइंड होके देखना, क्योंकि गुस्से में की गया कोई भी काम जो है वो अच्छा तो होता नहीं है। गलत होता, बिल्कुल सही कह रहे जज्बात में किया गया कोई काम अच्छा नहीं होता। और अगर हमारे लिए कोई गुस्से में या जज्बात में कम्युनिटी एट लार्ज के लिए हो जाए तो फिर तो बहुत ही गलत होगा। एक मिसाल सही। दूंगा, पीआईसी का वाकया। बिल्कुल है क्या ऐसा। हुआ, गुस्से बात में हुआ ना, लेकिन उससे बिल्कुल। रेपुटेशन क्या निकली। अंदर के मामलात क्या है क्या नहीं उसकी नहीं हम बात करते, लेकिन उससे और जज्बात में किया गया जो स्टेप है उसने एट कम्युनिटी को ही एंड ऑफ द डे नुकसान पहुंचाया ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत तीसरी डेमोस्ट्रेट। चीज तीसरी सही। चीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना। जाहिर सी बात है एक पर्सन मुझे तभी सिखा सकता है ना जब उसके पास कोई प्रैक्टिकल कोर्ट का एक्सपीरियंस होगा, वो अपीयर होता होगा कोर्ट में। अगर वो कभी कोर्ट में ही नहीं अपीयर हुआ, उसके हम्म, पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो किस तरह हमें सिखाएगा। तो अब्दुल करीम सही। खान साहब के अंदर ये तीसरी खासियत है, और उन्होंने हमें यही चीज सिखाई कि कोर्ट के अंदर आपने अपीयर होना है, प्रोफेशनली चीजों को देखना है। मैंने खान हम्म। साहब को आज तक कभी ना सुना, और कोई शख्स ये कह भी नहीं सकता कि उन्होंने कभी किसी भी मौके के ऊपर जो है ना वो जज के साथ जो है ना वो मामलात किए हों, पैसे लेकर लेन देन किया हो, रिश्वत का दिया हो। वो एक बहुत हम्म। प्रोफेशनल वे से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, फीस कम आए या ज्यादा आए, उन्होंने ऑन मेरिट ही कोर्ट के सामने पेश होना है और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को जो है ना वो परफॉर्म करना है। तो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो था ना वो एक वजह बनी अब्दुल करीम खान साहब को मुंतखब करने की। और मैं समझता हूँ यही एक बार के मेंबर को जब अपना लीडर चूज करना है तो यही उसको मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा कि वो इस चीज को देखे कि ये पर्सन ने कभी अदालत का मुंह भी देखा है। नहीं तो हम्म। ऐसे भी हमें लोग मिलते हैं जो जिन्हें वकालतनामे नहीं फिल करने आते, लेकिन वो हमारे ओहदेदार बने हुए हैं। और जो बंदा प्रोफेशनली प्रैक्टिस के एक उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं हुआ, वो किस तरह जान सकता है कि प्रैक्टिकली लॉयर्स को कौन-कौन से मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। और ईमानदारी, जो मैं समझता हूँ कि बैकबोन है इवन किसी भी सिस्टम और सेटअप के लिए। अब्दुल करीम खान साहब ने हमेशा हर काम ईमानदारी से किया। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि अब्दुल करीम, आपको मैं एक मादरत के साथ मैं अब्दुल करीम खान साहब से मादरत भी कर लूंगा। वो एक इदारे के ना लीगल एडवाइजर है, उसके लीगल एडवाइजर और भी बहुत सारे हैं। तो उनके साथ जो उनके सीनियर है ना, अब जो चौधरी जुल्फकार साहब नहीं, एक दूसरे सीनियर हैं, वो भी उसी इदारे के ना लीगल एडवाइजर हैं, सरकारी इदारा है। होता इस तरह से है कि वो लीगल एडवाइजर तो बन के केस टू केस अब फीस होती है रिटेनरशिप के अंदर ना। अब बाद रिटेनरशिप ऐसी होती है जिसमें केस आएगा, हम आपको साइन करेंगे तो उसकी फीस देंगे। अब वो बन तो गए, लेकिन उन्हें कोई केस नहीं मिल रहा था। जो वहां उस इदारे के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है ना, वो एक्चुअली केस जो है ना वो देता उस शख्स को है जो उसको भी बीच में से कुछ खिलाए, यानी रिश्वत दे, सिंपल वर्ड्स में। तो अब्दुल करीम खान साहब ने आज तक, वो कहते हैं कि मुझे आज तक उसने एक दफा भी केस नहीं दिया, हालांकि मुझे बड़े लोगों ने कहा इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, उन्होंने कहा मेरे से ये काम नहीं होता, मेरे से ये काम नहीं होता, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ऑन मेरिट, अगर ये मुझे असाइन करता है तो ही मस्ट असाइन मी द केसेस ऑन मेरिट। जो मेरा हक बनता है वो तो अपना हक जो है जो उसे इदारा पे कर रहा है एज ए इन हाउस के तौर पे, जितने भी लाख 2 लाख 3 लाख जितनी भी पे कर रहा है वो तो उसे कर रहा है। ये जो केस मुझे असाइन किया जाएगा ये मेरी सारी मेहनत का होगा, मैं क्यों दूं उसको। तो मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम वजूहात हैं कि अब्दुल करीम खान साहब को मैंने एज ए कैंडिडेट मुंतखब किया, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो मेरे उस्ताद हैं। मेरे मेरे बहुत से सीनियर्स ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, लेकिन मैंने आज तक सही। नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमें, और खास तौर पे मेरे प्रोफेशनल, वो जो अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं और पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं ना,
ये उनके लिए एक इंटेग्रल पार्ट बन गया है कि वो इस पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हों। वो देखें, जब तक वो अपने वोट को कीमती नहीं बनाएँगे और इंतखाब उनका नहीं करेंगे जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना, कि दुःख-दर्द को समझ सकते हैं। तो जब तक हम ऐसे पर्सन कैंडिडेट को नहीं देखेंगे अपने जो उसके अंदर है, इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें से, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसी तरह ही टाउट आते रहेंगे, वो टेन्योर पूरा करेंगे, उस टेन्योर के अंदर करोड़ों रुपया कमाएँगे, पैकअप करेंगे और उसके बाद वो आराम से साइड पे होके बैठ जाएँगे। और एंड ऑफ द डे जी, कम्युनिटी एट लार्ज जो है वो राइट। उधर ही खड़ी है जिधर वो पहले थी। उसकी कोई ग्रीवियंस जो है ना वो नहीं अच्छा, सुनी गई। जी। मैंने बाज़ वकला को बहुत बुरी हालत में भी देखा है। पूरे वो ऐसे नहीं कि बाकायदा डिग्री होल्डर बाज़ किसी प्रॉब्लम में आने की वजह से किसी हुकूमती निशाने बनने की वजह से, किसी और इदारे की सख्ती की वजह से वो बुरे हालात में आ गए। बार उसके लिए क्या करती है? बार क्या उसके लिए कोशिश करती है, उसको डिफेंड करती है, उसके लिए कोशिश करती है? और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन कि आप सम अप करें कि आपको 1 मिनट मिले और आपने अब्दुल करीम साहब को लोगों को कन्विंस करना है वोट के लिए। मेरा ख्याल है कि जो मैंने अब्दुल करीम खान साहब की क्वालिटीज बताई हैं, वो सारी की सारी जो है ना मोर देन इनफ है कि उनको वोट डाला जाए। जहां तक बात है, बार के अंदर बहुत से होते हैं और बिल्कुल बार उनकी मदद करती है। हम्म। और मिसाल के तौर पे अक्सर लोकल कमीशन जजेस भी कर देते हैं मदद, ऐसे जो हमारे लॉयर्स हैं। और बार्स भी जो है ना वो रेकमेंड करती हैं, लोकल वेल, कमीशन है, एविडेंस रिकॉर्ड करानी है, उसमें से उनको पैसे मिल जाते हैं। कूट ऑक्शनर है, कूट ऑक्शनर अपॉइंट कर देते हैं, ऑक्शन जाके करें एट साइड, उसकी फीस मिल जाती है। तो इस तरह की वाह, चीजों पे बिल्कुल उनकी मदद होती है। और वेरी गुड। बसा औकात जजेस भी मदद कर देते हैं, और बसा औकात जो है वो बार्स रेकमेंड कर देती हैं कि इन लोगों को कर दें अपॉइंट, जो लोकल कमीशन। अब मैं सम अप करूंगा कि अब्दुल करीम खान साहब को इसलिए सपोर्ट किया जाए कि सबसे पहले वो प्रोफेशनल लॉयर हैं, जो प्रोफेशनली हमें सबको प्रॉब्लम्स दरपेश हैं वो उनसे बखूबी वाकिफ हैं। वो खानदानी वकील नहीं है, उनके फादर लॉयर नहीं थे, वो अपने खानदान के समझ लें कि पहले ही वकील हैं। और माशाल्लाह उन्होंने जिस बेहतरीन अंदाज में अपनी फैमिली को, उनके फादर की डेथ जो है ना वो अ, अभी वो जवान ही थे, जस्ट अभी लॉ ग्रेजुएट करके निकले ही थे तो उस वक़्त हो गई थी। उस वक़्त से उन्होंने अपने बहन-भाइयों की जिस तरह से शादी की और शादियाँ की और उनको स्टेबल किया, फिर खुद प्रैक्टिस के अंदर रहे। हालाँकि इसके अंदर बड़े लोग 2 नंबरी की तरफ ही चले जाते हैं, लेकिन इतनी टफ सिचुएशन के बावजूद अगर एक बंदा आपके बार के अंदर इंटेग्रिटी के साथ आज भी खड़ा है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस पर्सन से ज़्यादा एलिजिबल कोई पर्सन नहीं है कि उसको हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। और अगर अब्दुल करीम खान साहब को नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ कि हमारे बार की बदकिस्मती होगी कि हम एक ऐसा ईमानदार, प्रोफेशनल और अपने लॉयर कम्युनिटी के साथ तो बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन जो है ना, हमने वो लूज़ कर दिया कैंडिडेट टू बिकम अ स्टेक होल्डर ऑफ आवर बार कम्युनिटी। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे जितने भी लॉयर भाई सुनेंगे, वकला जो हाई कोर्ट के वकील हैं, कि वो ज़रूर अब्दुल करीम खान साहब के लिए जो है ना वोट भी करें और उन्हें सपोर्ट भी करें, और ऐसे पर्सन को अपना नुमाइंदा बनाएँ, जो आपको कभी भी ज़िंदगी में रिग्रेट होने नहीं देगा। माशाल्लाह। हम गुड लक कहते हैं अब्दुल करीम साहब को और आपको इतनी कहते हैं ना विश करते हैं कि अल्लाह ताला आपके कामयाब जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब हों और आने वाले वक्त में आप ये खुशखबरी हमें सुनाएं और हम सब इसको सेलिब्रेट इंशाअल्लाह। करें। मेरी तरफ से आपका शुक्रिया, आप आए, मुझे भागना नहीं पड़ा और बहरहाल वक्त कम है और आपके पास टाइम जो है ना कम है कन्विंसिंग के लिए। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात रखते हैं सुहेल, आपसे टाइम लेंगे इंशाल्लाह और उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।